गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के सब्जेक्ट कोड CC7 जिसमें हमें सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया पढ़ना है उसके यूनिट 1 के सेक्शन बी। यूनिट 1 में हमें सोशल लाइफ ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट डेज टू गुप्तास पीरियड यूनिट 1 में हमें ये पढ़ना है। उसी के अंतर्गत हमें सेक्शन बी अर्थात वैदिक सोसाइटी हमें इस यूनिट के इस सेक्शन में हमें पढ़ना है। तो चलिए हम वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में प्रकाश डालेंगे। तो वैदिक सभ्यता को जानने से पूर्व आपको ये जानना ज़रूरी है कि वैदिक काल का काल कब से कब तक है। दरअसल वैदिक काल जो समय है ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए हम वैदिक काल को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक पहला भाग जो है उसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं और उसके दूसरे भाग को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल की जो काल स्थिति है, काल की जो दशा है वो है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल का जो काल है वो आपका 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय जाना जाता है। हम इन दोनों कालों के माध्यम से ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल के माध्यम से हम वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के पहलुओं को देखते हैं। तो चलिए हम उनके सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालेंगे कि वैदिक काल में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी। तो उसमें हमें दोनों युग अर्थात ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों काल की सामाजिक दशा को देखना होगा। तो आर्यों का सामाजिक जीवन जो था वह स्वस्थ एवं विकसित था। सामाजिक जीवन की आधारशिला परिवार होती थी। संयुक्त परिवार की प्रथा लोकप्रिय थी। परिवार में पति और पत्नी के अतिरिक्त माता, पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री सभी एक साथ रहते थे। नवविवाहित वधू ससुराल में आने पर देवर, ननद तथा पति के माता पिता से प्रेम एवं आदर का भाव रखते हुए गृह की स्वामिनी बन जाती थी। एक परिवार के लोग एक ही घर में रहते थे अर्थात एकल संयुक्त परिवार की प्रथा उस समय चलती थी। परिवार का मुखिया अक्सर पिता होता था जिसके पुत्र पौत्रों से घर भरा रहता था। परिवार के मुखिया के नेतृत्व एवं आदेश से पारिवारिक कार्यों का निष्पादन होता था। उसके आदेशों का उल्लंघन साधारणतया परिवार का कोई सदस्य नहीं करता था। आदेशों का उल्लंघन करने पर वह दंडित भी हो सकता था। परिवार का अध्यक्ष परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे। परिवार का अध्यक्ष परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे और सबके प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करते थे। अपने पत्नी के साथ वह परिवार के सभी धार्मिक कृत्यों के भी संपादन करते थे। पत्नियों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। उन्हें गृहिणी, गृह स्वामिनी तथा सधर्मिणी की संज्ञा दी गई थी। वास्तव में पत्नी पति के साथ गृह की शासिका होती थी। वैदिक काल में संतानोत्पत्ति को आध्यात्मिक, धार्मिक एवं आर्थिक दृष्टि से आवश्यक माना जाता था। पुत्रोत्पत्ति के बाद परिवार में खुशियां मनाई जाती थी, पर पुत्री के जन्म को अवसर पर उतना हर्ष व्यक्त नहीं किया जाता था। लेकिन पुत्र पुत्री दोनों ही संतानें समान रूप से देखी जाती थी तथा उसके पालन पोषण एवं शिक्षा का सामान प्रबंध किया जाता था। पुत्र की भांति
पुत्री की भी उपनयन संस्कार होते थे और अध्ययन काल में उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। लड़कियों को विवाह के समय पिता की संपत्ति का कुछ भाग मिलता था। आजीवन कुंवारी लड़कियां पिता के घर में रहती थीं, जहां उनका भरण पोषण होता था। ऋग्वेद से स्त्रियों की उच्च शिक्षा का भी प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों की रचना करने वाली कई विदुषी नारियां थीं, जिनके नाम हैं विश्वावरा, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, सिक्ता, निवाबरी आदि। ये विदुषी नारियां काफी सम्मानित थीं। कुछ योद्धा स्त्रियों के भी उदाहरण मिलते हैं। इस युग में स्त्रियों के विकास के लिए उपयुक्त एवं उन्मुक्त वातावरण था। सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों के नहीं होने के कारण स्त्री जाति का विकास कुंठित नहीं होता था तथा उनको स्वाभाविक विकास के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त होते थे। समारोहों एवं धार्मिक उत्सवों के समय स्त्रियां वस्त्र, आभूषण एवं श्रृंगार से सुसज्जित होकर पुरुषों के साथ भाग लेती थी तथा खुलकर मिलती थी। उनके नैतिक जीवन का स्तर काफी ऊंचा माना जाता था। वर कन्या दोनों के विवाद वयस्कावस्था में संपन्न होते थे। बाल विवाह की कुप्रथा ऋग वैदिक कालीन में हमें नहीं दिखाई देती है। कन्याओं का विवाह भी पूर्ण यौवन की प्राप्ति के बाद ही होता था। वर और कन्या यज्ञों, मेलों तथा उत्सवों के अवसर पर एक दूसरे को देखकर पसंद कर लेते थे। वर कन्या के परस्पर चुनाव के बाद अभिभावकों की स्वीकृति ले ली जाती थी। विवाह संस्कार कन्या के माता पिता के घर संपन्न होते थे। संस्कार की समाप्ति के बाद काफी धूमधाम से प्रीतिभोज एवं उत्सव होते थे। दहेज की प्रथा नहीं थी, परंतु कन्या की विदाई के अवसर पर उपहार और द्रव्य दिए जाते थे। साधारणतया समाज में एक स्त्री से विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी, परंतु संपन्न व्यक्तियों एवं राजाओं में बहुत सी पत्नियां रखने की प्रथा प्रचलित थी। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करने वाले व्यक्ति का जीवन दुख और अशांति से भर जाता था, ऐसा माना जाता था। विधवा विवाह, नियोग एवं अंतरराज्यीय विवाह प्रचलित थे। आर्य एवं दास वर्णों में विवाह वर्जित थे पर संभव थे। निकट संबंधियों जैसे भाई बहन से विवाह नहीं होते थे। अनियंत्रित यौन संबंध के उदाहरण भी नहीं मिलते हैं। आर्यों का जीवन शुष्क और नीरस नहीं, बल्कि विनोद प्रिय एवं सरस था। वे जीवन को भार नहीं मानते थे, बल्कि उसको पूरा रस लेकर उसे सुखी और आनंदमय बनाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वे विभिन्न प्रकार के मनोरंजन जैसे घुड़दौड़, जुआ, संगीत एवं नृत्य में अभिरुचि लेते थे। वे घोड़े पालते थे तथा घुड़दौड़ और रथ दौड़ के द्वारा मन बहलाते थे। वेदों में जुआ खेलने का वर्णन है तथा इसकी निंदा भी की गई है। ऐसा मालूम होता है कि जुआ खेलना इस युग में एक लोकप्रिय मनोविनोद था। कभी कभी जुआड़ी लोग जुए में अपनी पत्नी तक को दांव में लगा देते थे। आखेट, मल्लयुद्ध भी उनके प्रिय मनोरंजन के साधन थे। संगीत एवं नृत्य से भी उन्हें विशेष प्रेम था।
उनकी स्त्रियां वीणा, करताल और झांझ की लय पर गाने एवं नृत्य में निपुण थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही नृत्य में भाग लेते थे। नृत्यगान एवं वाद्य यंत्रों से वे अपना मनोरंजन किया करते थे। उनके वाद्य यंत्रों में वीणा, बांसुरी, झांझ, मृदंग आदि मुख्य थे। मेले और त्योहारों में युवक युवतियां खुलकर भाग लेते थे। इनके जो वस्त्र और आभूषण थे वे साधारण होते थे। वे अपने शरीर को दो तीन प्रकार के वस्त्रों से ढकते थे। इनमें पहला नेवी अथवा अधोवस्त्र था, जो धोती या साड़ी की तरह धारण किया जाता था। दूसरा उत्तरीय अथवा अधिवास होता था, जो चादर या ओढ़नी से मिलता जुलता था। तीसरा पेशम या बास, जो काम किया हुआ अंगरखा होता था, तथा स्त्रियों के लिए चोली होती थी। यह पोशाक का मुख्य वस्त्र था। आर्य लोग वस्त्र काटने और सीने की कला से परिचित थे। वस्त्रों पर सोने के तारों से सुंदर कशीदे कढ़े जाते थे। सूती, ऊनी और रेशमी तीनों प्रकार के कपड़े धारण किया करते थे। कपड़े रंगे भी जाते थे। आभूषणों का शौक स्त्री और पुरुष दोनों को था। उत्सवों के अवसर पर आभूषणों एवं फूल मालाओं को पहनने की प्रथा थी। कर्णफूल, कंठहार, कंगन, कड़े, गजरे आदि लोकप्रिय आभूषण होते थे। स्त्री पुरुष दोनों ही लंबे बाल रखते थे तथा तेल डालकर कंघी से केश विन्यास करते थे। स्त्रियां केश विन्यास, श्रृंगार तथा अलंकरण में निपुण होती थी और अपने लंबे बालों को गूंथ कर रखती थी। पुरुष प्रायः दाढ़ी, मूछ आदि रखते थे। वैदिक आर्यों के खान पान के विषय में हम देखें तो हम पाते हैं कि पशुपालन एवं कृषि आर्यों की जीविका का मुख्य साधन थे। अतः आर्यों का भोजन समीश था। समीश यानी शाकाहारी। भोजन में अनाज, साग सब्जी, दूध, दही, घी आदि प्रचलित, फल आदि प्रचलित थे। बछड़ा, बछिया, भेड़, बकरी आदि जानवरों का मांस खाया भी जाता था। गाय को वेदों में अघन्य अर्थात न मारे जाने योग्य कहा गया है, पर विशेष अवसरों पर अतिथि सत्कार के उद्देश्य से हम देखते हैं कि मांस को परोसने का भी प्रावधान था। धीरे धीरे गाय की हत्या बंद हो गई और उनका दान किया जाने लगा। संभवतः आर्थिक दृष्टि से गाय की उपयोगिता के कारण परिवर्तन हो गया। जल और दूध के साथ सोमरस तथा सुरापान का उल्लेख भी वैदिक साहित्य में मिलते हैं। यज्ञ और धार्मिक अवसरों पर सोमरस का पान किया जाता था। ऋग्वेद की कई ऋचाओं में सोमरस की प्रशंसा की गई है। सोमरस को प्रेरणादायक एवं स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ माना जाता था, जो इंद्र जैसे देवताओं को अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए स्फूर्ति प्रदान करता था। सोमरस सोमलता को पीसकर बनाया जाता था। आजकल सोमलता की पहचानना असंभव है। कुछ लोग इसे भांग कहते हैं, पर इस पर निर्णायक ढंग से मत व्यक्त करना संभव नहीं है। साधारण अवसरों पर विलासी व्यक्ति सुरापान करते थे। सुरा अथवा आसवपान को मादकता के कारण ऋग्वेद में इसकी निंदा की गई है। ऋग्वेद में नैतिकता पर भी जोर दिया गया है। साधारणतः आर्यों का जीवन पवित्र एवं सदाचार पूर्ण था।
चोरी, डकैती तथा यौन अपराधों की संख्या नगण्य थी। समाज में अधिकांश लोग सुखी और संतोषपूर्ण जीवन बिताते थे। क्रोध, जुआ तथा सुरापान को पाप में प्रवृत्त करने वाला कर्म माना जाता था। सत्य भाषण एवं अतिथि सत्कार को पवित्र कर्म समझा जाता था। इस तरह से हमने आर्यों की सामाजिक जीवन पर देखा कि आर्यों का सामाजिक जीवन पूरी तरह से सरल एवं संयमी होता था। उनके समाज में स्त्रियों का सम्मानपूर्ण स्थान था और परिवार जो होता था वो प्रतिसत्तात्मक होता था, जिसमें स्त्रियों के साथ साथ पुरुष मुखिया का नियंत्रण होता था और वह परिवार का मुखिया होता था। वह परिवार के सफल संचालन का उत्तरदायित्व संभालता था और उनकी आवश्यकताओं का ख्याल भी रखता था। उनके खान पान अधिकतर शाकाहारी थे, लेकिन किसी विशेष अवसरों पर उनमें मांसाहार का भी प्रचलन देखा गया है। साथ ही साथ हम उनके मनोरंजन के साधनों को देखें तो ये लोग नृत्य, गान, खेल कूद और जुआ, पासा आदि का खेल खेलते थे और अपना ये मनोरंजन किया करते थे। ये शिकार, आखिट पर भी अपना मनोरंजन करते थे। हमने इनके वस्त्राभूषण एवं इनके आभूषणों को देखा तो देखते हैं कि ये लोग अलग अलग प्रकार के सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों का पहनना पसंद करते थे। स्त्रियों के साथ साथ पुरुष भी आभूषणों के शौकीन होते थे। इनका जो नैतिक जीवन था वो काफी उच्च था और इस काल में हम अपराधों की संख्या काफी नगण्य पाते हैं। कुल मिलाकर हम देखें तो हम पाते हैं कि वैदिक कालीन सामाजिक जीवन काफी कुशल और सरल था और इस काल में लोगों का जीवन स्वच्छंद रूप से संचालित होता था। तो हम अपने इस विषय को यहीं समाप्त करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस विषय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे अपने प्रश्न मेरे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपके सवालों का यथाशीघ्र जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।